गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, आज से हम सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर रियल नंबर्स को स्टार्ट करने के साथ ही इस जो पूरी प्लेलिस्ट है इसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बेसिकली हम इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी मैथमेटिक्स को कैसे सुधार सकते हैं, हाउ टू बी गुड इन अ मैथमेटिक्स, और उसमें हमने 5 टिप्स को डिस्कस किया था जो कि नॉर्मली बच्चे क्या गलतियां करते हैं ये भी डिस्कस किया था, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन भी यही रहेगी कि इस लेक्चर की जो पूरी प्लेलिस्ट है इसको शुरुआत करने से पहले एक बार आप उस वीडियो को देख लें, जिससे शुरुआत में ही आप वो गलतियाँ ना करें जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आज हम रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 जो है उसका रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम उसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के, यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड सेकंड वन इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको देखेंगे और रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन और यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है और हम उसका किस तरीके से यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में वो देखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे बेस्ड होंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो ऐसे करते करते लगभग 8 से 10 पार्ट में ये पूरी वीडियो जो है चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होगा और उसके साथ ही हम फर्दर चैप्टर 2 चैप्टर 3 को ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे टिल चैप्टर नंबर लास्ट तक। सो होपफुली आपको लास्ट वीडियो समझ में आई होगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गाइस, इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले है In class 9th, you begin your exploration of the world of real numbers and encountered irrational numbers. We continue our discussion on real numbers in this chapter. We begin with 2 very important properties of positive integers in section 1.2 and section 1.3, namely the Euclid division lemma and the fundamental theorem of arithmetic. तो basically guys, आपने 9th क्लास में रियल नंबर्स किस तरीके से अपने पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, किस तरीके से हर जगह हर जहाँ पर भी हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करते हैं या कोई भी हम टास्क को करते हैं अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स हमारी यूज़ हो रही है। कुछ भी ले लेते हैं हम, वहाँ पर हमारी मैथ्स यूज़ हो रही है और वहाँ से ही हमने रियल नंबर्स को पूरी तरीके से ब्रीफली डिस्कस किया था। 9th क्लास में हमने पूरी तरीके से देखा था कि रियल नंबर्स डिटेल में होता क्या है। ठीक है, तो बस उसके बाद हमने रियल नंबर्स को समझा था और धीमे धीमे हम इरेशनल नंबर की तरफ बढ़ चुके थे। अब उसी डिस्कशन को जो हमने 9th क्लास में जितना रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हुए इसी चैप्टर में फर्दर जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे, अब 2 नई प्रॉपर्टीज़ आएंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जो पॉजिटिव इंटीजर्स की हैं, जो कि हम सेक्शन 1.2 में डिस्कस करेंगे और सेक्शन 1.3 में डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन 1.2 में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और जो सेक्शन 1.3 में हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। सो Euclid division algorithm, as the name suggests, has to do with divisibility of integers. Stated simply, it says any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. अब Euclid division lemma जैसे ही उसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये कुछ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, Euclid division lemma और एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है हमारी वो कहीं ना कहीं किसी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। तो वो किसकी डिविजिबिलिटी होगी, इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी होगी। और इसकी जो स्टेटमेंट रहेगी अभी तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो उसमें जो सिंपल हम बात करते हैं, जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है और मैं अगर उसको दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स
b से डिवाइड करता हूँ इस तरीके से कि वो एक रिमाइंडर लीव करता है r, तो क्या होगा, जो हमारा r होगा वो किसके लेस देन होगा, b से लेस देन होगा। समझ में आया? मतलब अगर मैं दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ a, b, ठीक है, अब एक को मैं डिवाइड करता हूँ b से और इस तरीके से डिवाइड करता हूँ, इस तरीके से वो डिवीज़न हो रहा है कि हमको रिमाइंडर जो मिल रहा है r है, जो कि हमारा b के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, मैनी ऑफ यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दैट दिस एज द यूजुअल लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस, although this result is quite easy to state and understand. It has many applications related to the divisibility properties of integers. मतलब यहाँ पर बहुत से लोग जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जब इस टॉपिक को समझते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसको एक लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस मांगते हैं, मतलब कि एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। बट अगर मैं सच में बताऊँ तो है, मैं मानता हूँ कि एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन हालांकि जो इससे रिज़ल्ट निकल के आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजीली निकल के आ जाते हैं और समझने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस तो बहुत हैं, जो हमारे डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीजर की, उसकी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हमको देखने को मिलते हैं। We touch upon a few of them and use it mainly to compute the HCF of two positive integers. अब हम उन्हीं जो एप्लीकेशंस हैं उनको बस थोड़ा सा देखेंगे और उसको टच करते हुए हम सीधे क्लिक करेंगे हम और जंप करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमारी दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और टॉपिक रहेगा इस पूरे चैप्टर का। इसमें क्या होता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑन द अदर हैंड हैज़ टू डू समथिंग विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। You already know that every composite number can be expressed as a product of primes in a unique way. This important fact is the fundamental theorem of arithmetic. अब जो ये fundamental theorem of arithmetic है, इसमें क्या है, इसमें लगभग हम ये देख सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप पहले से ही जानते हैं और आपने अपनी लास्ट क्लासेस में भी काफ़ी डिस्कशन हो चुका है इस टॉपिक पर, इस चीज़ पे, कि जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स की एक यूनिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 12 लेके चलता हूँ, ठीक है, अगर मैंने आपका 12 ले लिया, तो अगर मैं इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, तो सिंपली हमारा जो 12 होगा वो 2 × 2 × 3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आएगा, हम उसी को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगेन, वाइल इट इज़ अ रिजल्ट that is easy to stand and understand, it has some very deep and significant applications in the field of mathematics. मतलब कि जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, जो हमने एक उसमें लाइट डाली थी, मतलब एक हमने बस देखा था कि वो एक्चुअली होता क्या है, तो उसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। हालांकि जो उसका रिज़ल्ट है, उसको जो कंप्यूटेशन करने का तरीका है वो सिंपल है और इजी है और साथ साथ अंडरस्टैंडेबल भी है। सिमिलरली इससे जो रिज़ल्ट मिलेंगे हमको, वो भी आसानी से हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप हैं और सिग्निफिकेंट हैं, अगर हम मैथमेटिक्स फील्ड की बात करते हैं स्पेशली। सो वी यूज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फॉर मेन एप्लीकेशंस, टू मेन एप्लीकेशंस। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, बेसिकली हम उनको दो मेन एप्लीकेशंस के तौर पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट, वी यूज़ टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ मैनी ऑफ द नंबर्स यू स्टडीड इन क्लास 9th, सच एज √2, √3 एंड √5। तो जो पहली एप्लीकेशन रहेगी उसमें हम ये देखेंगे, जो आपने 9th क्लास में ये देखा था कि √2, √3 एंड √5 इज़ अ रेशनल नंबर, इसमें हम उसको प्रूफ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एप्लीकेशन से। ठीक है,
Secondly, we apply this theorem to explore when exactly the decimal expansion of a rational number, say p upon q and q not equals to 0, is terminating and when it is non-terminating repeating. इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा एप्लीकेशन रहेगा, हम इस थ्योरम को तब अप्लाई करेंगे जब हमको रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन, एग्जैक्टली डेसिमल एक्सपांशन जब निकालना होगा तब, कि वो जब हमारा टर्मिनेटिंग होगा तब और जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तब. और रेशनल नंबर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है. अगर आपको रेशनल नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है तो मैंने आपको एक वीडियो है बना रखा है, जो मैंने ML अग्रवाल की प्लेलिस्ट थी 9th क्लास की, वहाँ पर पूरा डिस्कस किया था. वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है. जिन बच्चों को रेशनल नंबर नहीं आता है या जो बच्चे रेशनल नंबर समझना चाहते हैं वो वहाँ पर जाके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं. और मैंने वहाँ पर डिटेल में पूरी प्रॉपर्टीज़ और किस तरीके से हम रेशनल नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं या कर सकते हैं उसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया है. ठीक है, लेकिन हम अभी तो यहाँ पर अपने पॉइंट की तरफ फिर से मूव करते हैं. We do so by looking at the prime factorization of the denominator of q of p upon q. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा डिनोमिनेटर का q किसके, p अपॉन q का. ठीक है, you will see that the prime factorization of q will completely reveal the nature of the decimal expansion of p upon q. अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम डिनोमिनेटर q का करेंगे, p अपॉन क्यू की फॉर्म का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो हमारा q है मेनली, तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक बिल्कुल ही अजीब तरीके का नेचर देखने को मिलेगा p अपॉन क्यू के डेसिमल एक्सपांशन का. ठीक है, वही बात इसने बोली है, यू विल सी दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल कम्प्लीटली रिवील द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ p अपॉन क्यू. मतलब सिर्फ हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन जो करेंगे q का, जो p अपॉन क्यू है उसमें q का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो नेचर होगा डेसिमल एक्सपांशन का वो पूरी तरीके से रिवील हो जाएगा. मतलब वो पूरी तरीके से खुल जाएगा, जो उसके सारे राज हैं वो आसानी से खुल जाएंगे. अब इसी एक्सप्लोरेशन को हम बढ़ाते हैं और अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा पहला मेन टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम. सो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जो फॉग पज़ल दे रखी है इसको समझना होगा, और आप इस फॉग पज़ल से बहुत आसानी से इस लेमा को, इस एल्गोरिथम को आसानी से समझ जाएंगे. ठीक है, तो अपने ये जो पज़ल है, फॉग पज़ल है, उसकी तरफ मूव करते हैं. क्या कहती है पज़ल, अ ट्रेडर वॉज मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग एग्स एंड आइडलर हु डिड नॉट हैव मच वर्क टू डू स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू अ wordy duel. This grew into a fight. He pulled the basket with axe and dashed it on the floor. The axe broke. The trader requested the panchayat to ask the idler to pay for the broken axe. The panchayat asked the traders how many axes were broken. He gave the following response. तो इस फॉग पजल में क्या है कि एक अंडे बेचने वाला होता है जो कोने में अंडे बेचते रहते हैं अपने रोड के साइड में, है ना. वो इस तरीके से ठेले लगा के सेल कर रहा होता है, और एक आइडलर बंदा आता है, मतलब एक आदमी आता है जिसके पास कोई भी काम नहीं होता है, निठल्ला आदमी होता है ना. और कोई भी काम ना होने की वजह से वो क्या करता है, जो ट्रेडर होता है उसके साथ गंदा व्यवहार करने लगता है. ठीक है, अभी एक आप कहानी की तरह देखिए कि कोई एक सड़क पे ही अंडे बेचने वाला जा रहा है. ठीक है, अपने वो सिंपली ट्रेड कर रहा है, अपने अंडों को बेच रहा है, और सडनली एक आदमी वहाँ से निकलता है जो थोड़ा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा नशे में है, या फिर आप यूँ सपोज़ कर लीजिए कि जिसके पास कोई काम नहीं है, निठल्ला है, और वो बिना बात के उस ट्रेडर से जो अंडे बेचने वाला है उससे लड़ता है. ठीक है, और उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट करने लगता है, और ये धीमे धीमे जो लड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, और गुस्से में आके जो आइडलर होता है वो क्या करता है, जो उस ट्रेडर की बास्केट होती है उसको ज़मीन पे फेंक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके जितने भी एग्स होते हैं वो सारे ब्रोक हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं.
ठीक है, ब्रोकन हो जाते हैं। द ट्रेडर रिक्वेस्टेड टू द पंचायत, अब जो ट्रेडर होता है, जो अंडे बेचने वाला होता है, वो पंचायत में रिक्वेस्ट करता है कि जो आदमी था जिसने अंडे तोड़े है ना, उसके सारे जो अंडे बर्बाद हुए हैं उनके पैसे पे करे, जितना भी उसका नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई करे। ठीक है, तो जो पंचायत उससे बोलती है ट्रेडर से कि आप ये बताइए कि आपके पास कितने अंडे थे, क्योंकि एग्जैक्टली जब अंडे के नंबर पता होंगे तभी तो हम बोल सकते हैं कि उस आदमी से कि आप इसके इतने अंडे थे और पर अंडे की कीमत इतनी थी, अब आप अपने देख लीजिए और इतने पैसे आपको देने ही देने हैं। तो जो ट्रेडर होता है उसने बहुत ही अजीब तरीके से जवाब दिया। नॉर्मली जो जवाब देता वो बता सकता था कि सिंपली ये नंबर्स हैं, लेकिन उसने थोड़ा अजीब तरीके से जवाब दिया। और देखिए क्या जवाब दिया। इफ़ काउंटेड इन पेयर्स 1 will remain, if counted in threes 2 will remain, if counted in fours 3 will remain, if counted in fives 4 will remain, if counted in sixes 5 will remain, if counted at 7 nothing will remain. My basket cannot accumulate more than 150x। ठीक है, तो बेसिकली उसने जवाब तो दिया, एक्चुअल जितने उसके अंडे थे उसने बताए, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा के दिया। अब क्या घुमा के दिया कि अगर आप उसको पेयर में देखेंगे तो आपका एक अंडा बचेगा, अगर आप उसको तीन के उसमें देखेंगे पेयर में, ठीक है, या आप तीन करके काउंट करेंगे, इस तरीके से बोल सकते हैं, तो आपके पास 2 अंडे बचेंगे। आप इसी तरीके से 4 अंडों को काउंट करते हैं या फिर आप 4 को पेयर मान के काम करते हैं तो आपके 3 अंडे बचेंगे, और ऐसे ही 5 को मान के काउंट करते हैं तो आपके 4 अंडे बचेंगे, और 6 को मान के चलते हैं तो आपके 5 अंडे बचेंगे। एंड लास्ट वन, अगर आप 7 करके काउंट करते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और इसके साथ साथ उसने एक और हिंट दी कि उसकी बास्केट में 150 अंडों से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते। जो मैक्सिमम रेंज है उसके अंडे आने की वो है 150। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अंडों की जो संख्या है वो 150 से कम ही है ना। जो टोटल नंबर ऑफ एग्स थे उसके बास्केट में वो 150 से कम ही थे। तो देखिए अब इस आंसर को हम कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इक्वलिट डिवीज़न एल्गोरिथम, और उसी को समझने की कोशिश करेंगे। सो हाउ मैनी एग्स वर देयर। अब क्वेश्चन तो यही आया ना कि ये तो उसने जो जवाब दिया ये तो एक बड़ी अजीब तरीके से दे दिया कि मेरे इतने अंडे को आप ऐसे ऐसे करके गिनोगे तो इतने मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके इतने मिलेंगे, और फाइनली जब आप 7 के पेयर में गिनेंगे तो आपको एक भी अंडा नहीं मिलेगा। और लास्ट में उसने ये भी हिंट दे दिया कि मेरे जो बास्केट है उसमें 150 एग्स से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो मेन जो पंचायत का वालों का जो क्वेश्चन था वो यही तो था कि बताइए आपके पास कितने अंडे थे। तो अब इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ एक्स बी अ ए। हमने जो नंबर ऑफ एक्स थे वो तो हमें पता नहीं थे, तो हम क्या करेंगे उसको ए सपोज कर लेंगे। देन वर्किंग बैकवर्ड्स वी सी दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 150। और हम की पूरी हिंट है, इसको हम उल्टी तरीके से सॉल्व करते हुए इसका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो उसने जो सबसे लास्ट में हिंट उसने क्या दी थी कि उसके जो बास्केट थी उसमें 150 एक्स से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, जो मैक्स लेवल है वो 150 एक्स का ही है। तो हम क्या करेंगे, हम ए को लेस देन और इक्वल्स टू 150 मान के चलेंगे, और उसके ऊपर जब हम एंटर करते हैं तो देखिए इफ़ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन। ठीक है, तो अगर मैं इसको 7 के पेयर में काउंट करता हूं तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में ट्रांसलेट करता हूं अपनी डिवीज़न एल्गोरिथम जो हम सिंपली पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, क्या डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसको ट्रांसलेट करता हूं इस फॉर्म में तो मेरे को क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 7p प्लस 0, जो कि हमारा जो p होगा वो उसकी जगह पे कई सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। इफ़ काउंटेड इन 6 a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5 फॉर सम नेचुरल नंबर q। और अगर मैं इसी को 6 के पेयर में काउंट करता हूं तो मेरे पास 5 रिमेन होंगे, इसीलिए उन्होंने क्या लिख दिया, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। और वही जो q होगा हमारा, वहाँ पर भी क्या हो सकते हैं, कुछ नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते होंगे। और सिमिलरली अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गया कि हमने किस फॉर्म में लिखा है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में जो लिखा है, अगर आप इस रिलेशनशिप को समझ जाते हो कि हम स्टेटमेंट थी
जो इफ़ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, हमने उसको ट्रांसलेट करके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया a इज इक्वल्स टू 7p प्लस क्यू। और अगर हम 6 के पेयर में काउंट कर रहे थे और हमको वो 5x बच रहे थे, तो हमने उसको ट्रांसलेट करके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5, है ना। तो आगे इन बढ़ते हुए यही प्रोसेस चलता रहेगा टिल जब तक हमारा ये पेयर 1 नहीं हो जाता, कि 1 के पेयर में जब हम गिन रहे थे मतलब तो हमारा क्या बच रहा था, एक ही बच रहा था। और सिमिलरली जब हम लाइन बाय लाइन चलें तो अगर वो काउंटेड हो रहे थे 5 के पेयर में तो वो ट्रांसलेट हो जाते थे a इज इक्वल्स टू 5w प्लस 4, बिकॉज क्या वहाँ पर क्या बच रहे थे, 4 अंडे बच रहे थे। और अगर हम 4 के पेयर में काउंट करते हैं तो हमारे पास 3 बच रहे थे, इसलिए ये ट्रांसलेट हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4s प्लस 3, वेयर s की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम 3 के पेयर में इसको काउंट कर रहे थे तो हमारे पास 2 बच रहे थे, और इसको हमने ट्रांसलेट किया तो क्या बचा, a इज इक्वल्स टू 3t प्लस t फॉर सम नेचुरल नंबर t, मतलब वही t की जगह कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। और वही पेयर की फॉर्म में अगर हम इसको काउंट करते हैं तो हमारा क्या बचेगा, एक ही अंडा बचेगा। इसको हमने ट्रांसलेट करके a इज इक्वल्स टू 2u प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जो कि हमारे सभी जो मैथमेटिकल टर्म है वो सिर्फ एक ही फॉर्म पर डिपेंड कर रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। दैट इज इन ईच केस वी हैव a एंड अ पॉजिटिव इंटीजर b, ठीक है। हमको हर केस में क्या मिल रहा है, एक तो a मिल रहा है और एक हमें पॉजिटिव इंटीजर b मिल रहा है, जो कि हमने एग्जाम्पल में b की वैल्यू जो लेके चल रहे हैं वो 7 है, 6 है, 5 है, 4 है और 3 है, 2 है रेस्पेक्टिवली। मतलब लाइन बाय लाइन अगर हम बात करें तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 मिल रही है, जो कि हमारे a को डिवाइड कर रही है, जो कि नंबर ऑफ x हैं उनको डिवाइड कर रही है और हमेशा एक रिमाइंडर दे रही है r। और अगर हम इस केस की बात करें तो r हमें क्या मिल रहा है, 0, 5, 4, 3, 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। मतलब लाइन बाय लाइन जो हमें मिल रहा है वो 4, 5, 3, 2, 1 और 0 मिल रहा है। दैट इज़ स्मॉलर देन b। अब देख सकते हैं कि हर केस में जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो b से छोटा ही मिलेगा। अगर मैं पहले शुरू से बात करता हूँ तो देखिए 7 और q था, यहाँ पर जो b है वो 7 है और जो a है वो तो आपका पता ही नहीं है, और जो हमारा r है वो क्या है, b के कंपैरिजन में छोटा है, 0 है। सेकंड केस की बात करता हूँ तो हमारा जो b है वो 6 है और जो हमारा r है वो 5 है, फिर छोटा है। नेक्स्ट केस में बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर b जो है वो 4 है और r है 3 है, फिर वही जो हमारा b है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू r। और अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करता हूँ तो 3 हमारा ग्रेटर है 2 के कंपैरिजन में, और नेक्स्ट केस में और लास्ट केस में यहाँ पर भी हमारा जो 2 है वो ग्रेटर है 1 से। तो हमें हर केस में ये क्लियर शो हो रहा है कि जो b है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू r। The moment we write down such equations, we are using Euclid division lemma which is given in theorem 1.1. अब हर मूवमेंट पे जब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो कि हमारे थ्योरम 1.1 में दी हुई है। अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी बात। अब दोबारा हम पज़ल की तरफ मूव करते हैं और ये आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और देखिए कि अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कुछ मिल रहा है, 2 से डिवाइड करने पर भी कुछ ना कुछ हमको अंडे बच रहे हैं, 3 से डिवाइड करने पर भी हमें कुछ ना कुछ अंडे मिल रहे हैं, 4 से भी मिल रहे हैं, 5 से भी मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हम 7 के पेयर में उसको काउंट करते हैं तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे नंबर ऑफ़ एक्स हैं वो हमारे 7 के मल्टीपल हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 4 है और मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका क्या मतलब है, 4 है वो हमारा 2 का मल्टीपल है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि अगर मैं नंबर ऑफ़ एक्स तो हमें पता नहीं है, बस हमें 2 ही हिंट पता है कि वो एक तो पेयर्स की फॉर्म में काउंट हो रहे थे और हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिल रहा था, और दूसरा 150 से कम है। तो अब यहाँ पर आके हमको ये तो क्लियर हो गया कि जो हमें कुछ ना कुछ मिल रहा था, तो जो अंडे हैं वो कभी पॉइंट में तो हो नहीं सकते, ये तो कन्फर्म है। हमारे जो अंडे हैं वो कहीं ना कहीं नंबर्स की फॉर्म में होंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। पॉइंट की फॉर्म में तो कतई नहीं हो सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें 2 हिंट की मदद से क्या मिल रहा है कि पहली हिंट कि अगर हम 7 के पेयर में गिनते हैं तो हमारे पास एक भी अंडा नहीं बच रहा है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ एक्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं 7 के मल्टीपल हैं, ठीक है। और दूसरा 150 से कम है।
तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट नंबर इज़ द 119x। ठीक है, मतलब 119 वो जो नंबर है वही एक नंबर है। अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, मतलब ट्रेल एंड एरर मेथड लगाते हैं, एलसीएम के फैक्टर को अगर हम इसमें कंक्लूड करते हैं और कंसेप्ट को घुसाते हैं और इसमें कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर मिल के आएगा वो आएगा 119। अब आप क्या करिए, 119 को सारी जो इक्वेशंस निकल के आई थी ऊपर हमारी, जैसे a = 2u + 1, आप कोई भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखिए, आप कोई भी नंबर लगा के देखिए, आपको हमेशा 119 ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आया, जो नंबर ऑफ x निकल के आए वो 119x निकल के आए। उम्मीद है आपको ये जो पूरी पजल है समझ में आई होगी। अब इक्वलिट डिवीज़न लेमा हमको नॉर्मली हमको इसमें यही करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन अभी भी वो फील नहीं आई जो हमको आनी चाहिए थी, क्योंकि इक्वलिट डिवीज़न लेमा अभी हमको क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दिया और हमने 119 आंसर को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब देखिए कुछ एग्जांपल्स को हम और कैलकुलेट करेंगे और उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे जो इक्वलिट डिवीज़न लेमा है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसी को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं, कुछ पेयर ऑफ इंटीजर्स लेके चलते हैं, जैसे कि 17,6, 5,12 एंड 20,4। अब देखिए इन सभी एग्जांपल्स में जो रिलेशन आ रहा है वो क्या है, अगर मैं 17 को डिवीज़न एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखता हूँ, जो कि हमारी क्या थी, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिखता हूँ 17 को, तो हमारा क्या निकल के आएगा 6 × 2 + 5। अब इसमें यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि अगर मेरे को 17 को कैलकुलेट करना है तो मुझे 6 का ट्वाइस करना पड़ेगा और साथ में हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 5। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ, अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 12 से, तो बेसिकली देखिए 12 के से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 0 से ही जाएगा, और 0 से जाने के बाद क्या मिलेगा हमको, 0 ही आएगा, और फाइनल जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। तो हमको अगर हम इसको लिखना चाहते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम की फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 = 12 × 0 + 5। इस रिलेशन को क्या मतलब हुआ कि 12 हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है 5 के कंपैरिजन में। और अगर मैं 4 और 20 का रिलेशन उठाता हूँ, तो मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, 4 × 5 = 20, और हमको रिमाइंडर मिलेगा 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 जो है वो 5 टाइम्स हो गया 20 का, है ना, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो हमने पूरे ऊपर 3 अलग अलग पेयर डिस्कस किए, 70 = 6 × 2 + 5, सेकेंड वन इज़ 5 = 12 × 0 + 5, एंड थर्ड वन इज़ 20 = 4 × 5 + 0। अब इनको मैं अगर पॉजिटिव इंटीजर a एंड b जो थे, और अगर मैं होल नंबर्स q एंड r जो आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट शो हो रहा है कि ये a = bq + r के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a 17 है, पहले वाले केस में a हमारा 17 हुआ, और b हमारा 6 हुआ, q हमारा 2 हुआ, और r हमारा 5 हुआ। ठीक है, और ये क्लियर पता चल रहा है कि जो r है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, सेकंड केस में भी हमको यही चीज़ देखने को मिल रही है, और थर्ड केस में भी यही देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि Q और R ये 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड वाले केस में जो हमारा Q है वो 0 है, और थर्ड वाले केस में जो हमारा R है वो भी 0 है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डोंट यू नाउ ट्राई फाइंडिंग इंटीजर्स Q एंड R फॉर द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। अब देखिए यहाँ पर उसने एक 3 पेयर्स को लेते हुए समझा दिया, अब वो चाह रहा है कि आप भी ये 3 जो अलग अलग पेयर्स हैं इनको भी सॉल्व करिए और Q एंड R को चेक करिए और देखिए क्या ये जो हमारा मेन रिलेशन है A = BQ + R, वेयर R इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू B, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर रियलाइज़ होगा कि कोई भी जो स्टेटमेंट है वहाँ पर कोई भी लॉन्ग प्रोसेस देखने को नहीं मिल रही है। सो गाइज आप पहला क्वेश्चन देखिए 10,3। अब आप देखिए 3 का डिवाइड लगाइए 10 में, तो आपको गारंटी से 3 × 3 = 9 होता है और 1 आपका बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 जो है हमारा कोशेंट होगा और रिमाइंडर R होगा। और जब आप इसको A = BQ + R की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर A आपका 10 हो गया, B आपका
3 हो गया और Q आपका 3 हो गया एंड R हमारा 1 हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 = 3 × 3 + 1। सेकेंड केस में अगर हम बात करते हैं 4,19 और 4,19 में जब हम 19 को डिवाइड 4 को डिवाइड करते हैं 19 से, तो देखिए आपको 19 पड़ा है तो ये 0 बार ही जा सकता है और जब हम डिवाइड कर देंगे इसको तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। तो यहाँ पर क्लियर कट पता चल रहा है जो A है हमारा वो 4 है, B हमारा 19 है, Q हमारा 0 है, R हमारा 4 है, जो कि हम क्या लिख सकते हैं 4 = 19 × 0 + 4 लिख सकते हैं अगर हम रिलेशन से कंपेयर करें। और थर्ड जो केस है 18,1,3 और 81 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 27 से और हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा और A हमारा 81 रहेगा, B हमारा 3 रहेगा, Q हमारा 27 और R हमारा 0 रहेगा। तो रिलेशनशिप में लिखते हैं तो 81 = 3 × 27 + 0। डिड यू एवर नोटिस दैट Q एंड R आर यूनिक? यस, हमें Q और R जो थे वो यूनिक मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। These are the only integers satisfy the condition A = BQ + R where R is greater than equals to 0 and less than equals to B. You may have also realized that this is nothing but a restatement of the long division process you have been doing all years, and that the integers Q and R called the quotient and remainder respectively. यहाँ पर आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे जो इस कंडीशन है A = BQ + C, जहाँ पर हमारा R > 0 होना चाहिए और <= B होना चाहिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ साथ आप ये भी रियलाइज़ कर रहे होंगे कि ये कुछ भी नहीं है, बस एक रीस्टेटमेंट है लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस का, ठीक है। हम बस उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं एक लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस को, ठीक है, जो हम सालों से करते हुए आ रहे हैं। और जहाँ पर हमारा Q और R क्या है, ये भी इंटीजर्स हैं, जिसमें हम Q को क्या बोलते हैं कोशेंट और R को क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैं फॉर्मल स्टेटमेंट की बात करता हूँ इस रिजल्ट के, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीज़न लेमा। वो क्या कहती है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाई A = BQ + R वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू B। अब इस रिजल्ट्स को काफ़ी टाइम से शायद नहीं जानते थे लोग, लेकिन जब ये 7th क्लास की जब ये बुक में रिकॉर्ड किया गया पहली बार यूक्लिड्स एलिमेंट, उसके बाद इस लेमा के ऊपर पूरी की पूरी एक एल्गोरिथम को बना दिया गया, जो कि आप यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा वो है डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर हम समझ लें की बात करें, क्योंकि मैथ्स को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को समझते नहीं हैं और उसको रटना चालू कर देते हैं, उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक चीज़ें हमको क्लियर नहीं होंगी। तो देखिए एल्गोरिथम क्या होती है। एन एल्गोरिथम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एल्गोरिथम क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है स्टेप्स का, या फिर हम सीरीज़ बोलें, जो कि हमारे जो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर और एक प्रॉपर प्रोसीजर देती हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है एल्गोरिथम, ये हमारा जो निकल के आया है नेम, वो हमारा 9th सेंचुरी के जो पर्शियन मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी से आया है। इनफैक्ट जो वर्ड है अलजेब्रा का, वो भी हमारे को इसी बुक से मिला है जो इन्होंने लिखी थी। इसका नाम क्या है, हिसाब अल जबर WAL मुकाबला, ठीक है। अब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लेमा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। डिवीज़न हमें पता ही है, यूक्लिड एक नाम है और लेमा क्या है वो देखेंगे। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रूवन है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है कि ये स्टेटमेंट प्रूव्ड है, और उन स्टेटमेंट को जो दूसरे स्टेटमेंट हैं हम उनको प्रूव करेंगे उसके बेसिस पे, ठीक है। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है, कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं जो प्रूव हो चुके हैं हम उन स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको एल्गोरिथम और लेमा की डेफिनेशन क्लियर होगी।
ये हम इंट्रोडक्शन में भी अब डिस्कस कर चुके हैं कि जो इक्वली डिवीज़न एल्गोरिथम होता है वो हमारी एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, जिसको हम HCF भी बोलते हैं शॉर्ट में, वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कैलकुलेट करने में काम आती है, उसको कंप्यूट करने में काम आती है। अगर हम रिकॉल करें तो रिकॉल दैट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B इज़ द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर D दैट डिवाइड्स बोथ A एंड B। ठीक है, तो अगर हम HCF की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं तो HCF क्या होता है, वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो A एंड B है उसमें से वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर D जो कि A और B को दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, नाउ लेट अस सी how the algorithm work through an example first. Suppose we need to the HCF of the integer 455 and 42. We start with the larger integer that is 455, then we use equivalent division lemma to get this one. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करती है उसको डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। और हमने यहाँ पर HCF निकालेंगे दो इंटीजर्स का 455 एंड 42, और हम इसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर है 455 और उस पर हम अब इक्वल डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे। तो देखिए 42 और 455 में क्लियर कट पता चल रहा है कि 455 हमारा बड़ा है। अब 455 को जब 42 से डिवाइड करेंगे तो वो 10 टाइम्स जाएगा और हमको रिमाइंडर जो बचेगा वो 35 बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 455 इज इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। क्यों? क्योंकि जो हमारा A है वो 455 है, B हमारा 42 है जो कि हमारा डिविडेंड है, 10 हमारा क्या है, कोशेंट है, Q है, और R हमारा रिमाइंडर है 35। अब नाउ कंसीडर द डिवीज़र 42 एंड द रिमाइंडर 35 एंड अप्लाई द डिवीज़न एल्गोरिथम या डिवीज़न लेमा टू गेट दिस वन। मतलब अब क्या करेंगे, देखिए 42 और 35 को कंसीडर करते हुए चलेंगे और देखेंगे इसमें से कौन बड़ा है, 45 बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा जो A है वो 45 बन जाएगा और जो हमारा B है वो 35 बन जाएगा। ठीक है, और जब हम डिवाइड लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 42 को जब हम डिवाइड करेंगे 35 से तो वो 1 टाइम्स जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 बचेगा। ठीक है, तो जब हम इसको जनरल फॉर्म जो है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस 7। नाउ अब 35 और 7 में कंसीडर करते हैं और वही डिवीज़न लेमा को फिर से अप्लाई करते हैं और हमको क्या मिलेगा, जब हम 35 को डिवाइड करेंगे 7 से तो देखिए ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा 5 से और हमें जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 मिलेगा। तो इसको फिर वही हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके, जो जनरल रिलेशन है उससे कंपेयर करके जब हम इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 35 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है, और यहाँ पर जब हमें पता चल जाए कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो उसके बाद हमें कोई भी फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। Now we claim that the HCF of 455 and 42 is the divisor of at this stage, that is 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम साफ साफ क्लेम कर सकते हैं कि जो 455 और 42 है उसमें जो हमारा HCF है वो क्या है, 7 है। You can easily verify this by listing all the factors of 455 and 42. Why does this method work? It works because of the following result। अब देखिए अगर आप यहाँ पर 7 पता चल गया, ये हमने कैलकुलेट किया है इक्वलिट डिवीज़न एल्गोरिथम के बेसिस पर। अगर आप इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप अपना HCF जो बचपन में निकालते थे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 455 का LCM लेंगे, 42 का अलग से LCM लेंगे और 455 और 42 में से जो कॉमन आपके पेयर बन रहे थे, ठीक है, जो प्राइम नंबर्स के पेयर बन रहे थे कॉमन, उनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 7 ही आएगा सिर्फ। ठीक है, और ये जो मेथड है वो हमारा किसके बेसिस पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है किसकी वजह से, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इक्वलिट डिवीज़न एल्गोरिथम की वजह से। ये हमारे क्लियर कट मेंशन हो चुका। ठीक है, अब अगर मैं ये बात करूँ, इसके जनरल स्टेप की बात करूँ कि अगर मेरे को दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मैंने सेम C एंड D एग्जांपल के तौर पे ले लिए HCF, और जहाँ पर हमारा जो C है वो ग्रेटर देन D है, तो हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला स्टेप रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वलिट डिवीज़न एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे C और D पर,
और सबसे पहले होल नंबर जो हमारा Q है और R है उसको फाइंड करेंगे और उसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, जनरल फॉर्म में। कैसे, C = DQ + R की फॉर्म में, जहाँ पे जो हमारा R होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन D होगा। अब अगर हमारा इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए R हमारा 0 आ जाता है तो जो D उस टाइम पर D होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, C और D का HCF कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमारा R 0 के इक्वल नहीं होता है तो हम इस डिवीज़न एल्गोरिथम, जो हमारा डिवीज़न लेमा है, इसको हम बार बार अप्लाई करते रहेंगे। किस पर, D और R पर। जो हमने जो पूरा स्टेप है इसको तो अभी हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं जनरली, लेकिन इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल देखा था उसमें हम ये क्लियर कट डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अगर मैं, चलो ये ठीक है, आपको मैं एग्जांपल्स जो है ऊपर वाला उसी के से रिलेट करता हूँ इस स्टेप्स को। तो देखिए, आपने जो स्टेप नंबर 1 किया है उसमें क्या किया, C और D में से हमने देख लिया कि कौन सा नंबर बड़ा था, C बड़ा था। ठीक है, यहाँ पर C क्या है, 455, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल दिया था वो 455 था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले होल नंबर को फाइंड कर लिया और R कर लिया और उसको हमने C = DQ + R की फॉर्म में लिख लिया। अगर मैं ऊपर देखूँ तो देखिए 455 = 42 × 10 + 35, यही हमारी क्या है, फॉर्म है। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड स्टेप बोल रहा है कि अगर R हमारा 0 आ जाए तो जो D होगा उस टाइम वही हमारा HCF होगा C और D का, और अगर R हमारा 0 के इक्वल ना है तो हमारा जो डिवीज़न लेमा है D और R उस पर हम अप्लाई करते रहेंगे। सिमिलरली हमने ऊपर भी यही किया है कि देखिए, जब हमने 455 = 42 × 10 + 35 किया तो हमारा यहाँ पर 0 नहीं है R, तो हम क्या करेंगे, B और R पर हम डिवीज़न एल्गोरिथम को अप्लाई करते रहेंगे। और जब हमने अप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप पे तब भी हमारा जो R है वो 0 नहीं हुआ, और फिर फर्दर हमने जब नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई किया डिवीज़न एल्गोरिथम तब हमारा R 0 हो गया था। जब हमारा R 0 हो गया और उस टाइम पर जो हमारा B था 7, वही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, वही जो उस समय इस जो स्टेप ले रहे हैं इसमें हमारा जो B है वो क्या है, D है, तो यहाँ पर D क्या हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा C और D का। और ये जो प्रोसेस है ये जब तक चलती रहेगी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है, और उस टाइम पर जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो उस टाइम डिवीज़र होगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा और ये एल्गोरिथम पूरी समझ में आ चुकी होगी। अब इसका जो लास्ट हमारा जो एक लाइन बचती है उसको भी देख लेते हैं। दिस एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज HCF C, D = HCF D, R, वेयर द सिंबल HCF C and D डिनोट्स द HCF ऑफ C and D एटसेट्रा। तो ये कुछ नहीं कह रहा है कि ये जो एल्गोरिथम है ये हमारी वर्क क्यों कर रही है, क्योंकि जो HCF है C और D का वो हमारा HCF D, R के इक्वल है, जो कि हमारा, अगर मैं सिंबल से रिलेट करूं तो जो HCF C, D है वो क्या डिनोट कर रहा है कि HCF जो है वो C किसका है, C और D का। ठीक है, और जो HCF D और R का है वो क्या डिनोट कर रहा है, HCF, D, R क्या डिनोट कर रहा है कि जो HCF है वो D, R का है। यहाँ पर हमारा जो पूरा डिस्कशन था वो इक्विलेट डिवीज़न एल्गोरिथम पर था, इक्विलेट डिवीज़न लेमा पर था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इक्विलेट डिवीज़न लेमा क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इसी एल्गोरिथम को अप्लाई करते हुए जितनी भी इसके एग्जांपल्स रखे हैं वो सॉल्व करेंगे। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इक्विलेट डिवीज़न लेमा समझ में आ जाए। मैंने NCERT की एक एक लाइन को समझाया है और इसको चीज़ों को रिलेट करने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप जैसे कोई फ़ोटो क्लिक करना है आपको, या कुछ और लाइन नहीं लिख पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ भी पूछना है, तो आप उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फ़ोटो वोटो भेज सकते हैं। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको हाईलाइट करके आप भेज सकते हैं मेरे को, और मैं आपको ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं मैंने उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी रखा है फेसबुक का, आप हमको वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट यही है कि अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। ये चीज़ें भले ही अभी आपको नुकसान नहीं देंगी लेकिन इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देंगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन लेवल की बात करें तब भी इंपॉर्टेंट है, और इन फ्यूचर आप मैथमेटिक्स जितनी पढ़ेंगे वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स जरूर आएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ फोकस करिए, और बोर्ड तो है ही आपका, इसकी वजह से आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही।
ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर।